अब वाशिंगटन में है, जो भी वाशिंगटन में होता है वो पॉलिसी सर्कल्स देखने के बाद ये ज़रूर बताता है कि जी भारतीय लॉबी बड़ी स्ट्रांग है। अगर मोदी और ट्रंप की दोस्ती के अलग चर्चे हों, मगर वैसे भी भारतीय लॉबी वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब ब्लूमबर्ग कोट कर रहा है इंडियन ऑफिशियल्स को नाम जाहिर ना करके कि वहाँ वो बड़े हैरान हैं कि ये हुआ क्या है। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है क्या एग्जैक्टली हुआ है। ज़्यादा टफ निगोसिएशन ज़रूर हो रही हैं, मगर एक हैरानी पाई जाती है इंडिया में कि ट्रंप के होते हुए उन्हें लगता था कि वो आसानी से सेल थ्रू कर जाएंगे। ये ट्रंप की ट्वीट्स, वो गुस्सा भी उसमें नज़र आ रहा है। क्या हो रहा है? देखिए शाहजेब, यहाँ वाशिंगटन में जो भारतीय तज्जियाकार भी थे उनमें से कुछ जो हैं वो ये इस चीज़ की वार्निंग काफ़ी हफ्तों से दे रहे थे। और वार्निंग जो है मैं उनसे इत्तेफाक उसी वक्त से कर रहा था कि वार्निंग बिल्कुल जायज़ थी। और वो वार्निंग की वजह ये थी कि सदर ट्रंप की जो अप्रोच है दुनिया के साथ ताल्लुकात रखने की, वो बड़ी मुख्तलिफ है अमरीकी सियासत के अंदर। वो ये बात को नहीं सुनते या मानते कि जी 20 साल बाद जो है इस रिलेशनशिप का रिटर्न हमें मिलेगा या 30 साल बाद हमें कोई स्ट्रेटेजिक रिटर्न मिलेगा। उनका मानना ये है कि आज के दिन दूसरा मुल्क हमारे लिए क्या कर रहा है, मुझे आप ये बताएं। भारत को जो लोग बता रहे थे कि ये सिचुएशन चेंज हो रही है, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट है वो इस बात को सही तरह रीड नहीं कर पाई और वो समझते रहे कि जो 30 साल की कन्वर्जेंस है भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में, वो फोर्स करेगी डोनाल्ड ट्रंप को कंसेशंस ऑफर करने के लिए और हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ ही मिसमैनेजमेंट हुई दिल्ली की तरफ से और एंड में जाके सदर ट्रंप ने कहा कि हम डील नहीं करेंगे। हत्ता कि पिछले हफ्ते के शुरू तक, पीर मंगल के दिन तक जो उम्मीद थी वाशिंगटन में वो ये थी कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोन कॉल होगी और उस पर डील हो जाएगी। लेकिन दिल्ली के अंदर एडवाइस दी गई कि आप फ़ोन कॉल ना करें और आगे ना बढ़ें क्योंकि ट्रंप आपसे बहुत ज़्यादा मांग लेंगे और फिर आप मना नहीं कर सकेंगे उस डील कॉन्वर्जेशन के अंदर। और वहाँ से जो है कोलैप्स हो गई पूरी की पूरी डील। इसका मतलब ये नहीं कि डील आने वाले हफ्तों में नहीं होगी, लेकिन धचका ज़रूर पड़ा है। और मेरे नज़दीक धचका जो है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि दिल्ली के अंदर इस बात की रिकग्निशन नहीं की गई कि ये एक दूसरा वाशिंगटन है। सदर ट्रंप की अप्रोच मुख्तलिफ है और उस अप्रोच के साथ अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपने कंसेशंस ऑफर करना होंगी, जो कि भारत करने को राज़ी नहीं था। साहब, अब हमने देखा यूरोपीय यूनियन ने काफ़ी मामलात में कंसीड किया, उन्हें डील मिल गई और खुद यूरोपीय यूनियन का जो इत्तेहाद है उसके बहुत सारे ममालिक खुश नहीं हैं उस डील से। उन्हें लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा कंसीड कर दिया है जिसके हमारी मईशत पर नुकसानात होंगे। भारत में एक सोच ये भी है कि अमेरिकी सदर ब्लफ कर रहे हैं और इवेंचुअली वो मान जाएंगे। आपको लगता है भारत को कंसीड ही करना पड़ेगा, वरना ट्रंप इससे भी ज़्यादा टैरिफ्स लगा सकते हैं जिस तरह वो कनाडा के साथ कर रहे हैं, ब्राज़ील के साथ कर रहे हैं? देखिए, शायद वो टैरिफ्स ना लगाएं, लेकिन उनके पास अभी बहुत सारे कार्ड्स हैं भारत की तरफ खेलने को, जिससे दिल्ली को अटेंशन पे करना चाहिए। H1B वीज़ा का इशू है, इमिग्रेशन का इशू है, फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स का इशू है। इसमें बड़ी जो है वो इश्यूज हैं भारत के लिए, जिससे उन्हें जो है वार्निंग के तौर पे लेना चाहिए। तो ये जो है बड़ा ज़रूरी है दिल्ली के लिए कि कोर्स करेक्शन हो। दूसरा इशू दिल्ली के लिए ये है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है दिल्ली के पास जिससे वो लेवरेज अपनी एक्सरसाइज कर सके और अमेरिका कहे कि हमें पीछे हटना होगा। फॉर एग्जांपल, जब चीन के साथ ताल्लुकात अमेरिका के ख़राब हुए और टैरिफ लगाया गया तो चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई रोक दी। उससे अमेरिकी ऑटो इंडस्ट्री को धचका लगा और फिर उन्होंने अमेरिकी सदर से कहा कि आप बातचीत करके, मुज़ाकरात करके बात को आगे बढ़ाएं। तो वो ऐसी क्या चीज़ है भारत के पास जो अगर वो रोकेंगे या उस पर टैरिफ लगा देंगे तो अमेरिका को धचका लगेगा? ऐसी कोई चीज़ मेरे नज़दीक तो कोई नहीं है जहाँ से वो लेवरेज एक्सरसाइज कर सकें। यूरोपियन यूनियन के पास भी लेवरेज की चीज़ें थी, ऑटो इन्वेस्टमेंट है, फार्मास्यूटिकल्स है, एक्सेट्रा। तो इस वक्त भारत को फिगर आउट करना पड़ेगा कि वो किस तरह इस बात से आगे बढ़ते हैं। स्टेटस को अप्रोच, जहां वो बिजनेस एज यूजुअल करके आगे बात को बढ़ाना चाहें, मैं नहीं समझता उससे कोई फ़ायदा होगा भारत अमेरिका ताल्लुकात में। जो पाकिस्तान को डील मिली है उस हवाले से बताइएगा। अरे वियतनाम के लिए इनिशियली 46% था, 20% कर दिया। बांग्लादेश के लिए 37% था, 20% कर दिया। श्रीलंका के लिए 44% था, 20% कर दिया। पाकिस्तान के लिए 29% से 19% किया है। तकरीबन इन ममालिक के बराबर ही अब हमारा रेट है। इंडिया से ज़रूर कम है। इंडिया की फ़िलहाल निगोसिएशंस थ्रू नहीं हुई हैं। ये कोई अच्छी डील है पाकिस्तान के लिए? आप किस तरह देख रहे हैं इसको?
शाहजेब, सर्कमस्टांसिस को देखते हुए पाकिस्तान गॉट अ बेटर डील देन मैनी एलाइज। अगर आप देखें तो ताइवान, जिसका एक बड़ा करीबी ताल्लुक है सिर्फ माशी उमूर में नहीं बल्कि दिफाई और स्ट्रेटिजिक उमूर के अंदर, उसे भी 20% मिला है, और जिस पे बड़ी वाशिंगटन में गुफ्तगू हो रही है कि सदर ट्रम्प ने ये चीन को खुश करने के लिए ताइवान को इतना हाई रेट दिया है, क्योंकि ताइवान तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको यूरोपियन यूनियन वाला 15% रेट मिलेगा। तो जो पाकिस्तान को 19% मिला है, आई थिंक ये ट्रंप इंतज़ामिया की रिकग्निशन है कि पाकिस्तान से वो अच्छे ताल्लुकात इस वक्त हैं उनके, और उसी वजह से 19% पाकिस्तान का टैरिफ जो है वो दिया गया है, जो कि एक पॉजिटिव जो है सिग्नल है मेरे ख्याल में वाइट हाउस की तरफ से। और मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तान की मईशत में आप ज़ाहिर लिखते भी हैं, कमेंट भी करते हैं, दो तरीके के फ़ायदे सोचे जा रहे थे कि अगर ज़्यादा फ़र्क आता है उन ममालिक से जो कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में कम्पीट करते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, दीगर ममालिक हों, तो एक फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान की बरामदात बढ़ जाएँ। दूसरा फ़ायदा ये हो सकता है कि चीन या दीगर ममालिक पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाने को फ़ौक़ियत दें, जो कि उन्होंने माजी में अगर वियतनाम में लगाई या बांग्लादेश की तरफ रुझान होता है। आपको लगता है इतने कम डिफरेंस के बाद पाकिस्तान को कोई मुआशी फ़ायदा उस तरीके का हो पाएगा? देखिए, नियर टर्म माशी फ़ायदा शायद हो, जिसकी वजह से ऑर्डर्स जो हैं वो पर्टिकुलरली टेक्सटाइल्स के अंदर थोड़े बहुत आएँ और उसकी वजह से पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बढ़े। लेकिन जो सप्लाई चेन्स का टॉपिक है, जहां दूसरी ममालिक से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए और फिर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स किए जाएँ, उसके लिए टैरिफ से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पाकिस्तान अपनी माशी पॉलिसीज़ जो हैं उन्हें बेहतरी लाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान में इस वक्त एनर्जी का जो कॉस्ट है जो इंडस्ट्री देती है वो रीजन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हाई है। अब उसे रिजॉल्व करना पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसी से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे उस पॉलिसी को बेहतर करके। तो टैरिफ नियर टर्म में थोड़ा बहुत आपको गुंजाइश आपकी बढ़ा सकते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, लेकिन असल जो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट का इशू है वो डोमेस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, बिलखुसूस एनर्जी सेक्टर पॉलिसी से जुड़ा हुआ है। और अब ये खबर आ गई कि पाकिस्तान तकरीबन 10 लाख बैरल अमरीकी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेगा, और जो कमर्शियली वायबल होगा, ये भी खबर आ गई। दूसरी, जो सदर ट्रंप की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में जो उन्होंने कहा कि मैसिव ऑयल रिजर्व्स में बकौल उनके, उसमें सरमायाकारी होगी, ये आपको होती नज़र आती है फ्यूचर में? देखिए, अमेरिका से अगर तेल ख़रीदा जाएगा तो वो कमर्शियली वायबल होगा तो ज़रूर उसे कंपनीज खरीदेंगी। मेरा उसमें व्यू ये है कि पाकिस्तानी सरकार का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए कि कौन सी रिफाइनरी कहाँ से तेल ख़रीदे। जहाँ उसको अच्छी क्वालिटी का तेल सस्ते दाम में मिले वहाँ से उसे ख़रीदना चाहिए। बिल्कुल सरकार एक इनेबलिंग पॉलिसी कहे और फिर सरमायाकारों को कहे कि वो ख़रीदें। जहाँ तक सरमायाकारी का ताल्लुक़ है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, तो देखें, काफ़ी टाइम से एक डिस्कशन चल रही थी कि पाकिस्तान के पास रिजर्व्स हैं लेकिन उनमें इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि पाकिस्तान में एक तो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट काफ़ी ख़राब था, दूसरा इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट जहां बैनुल-अक़वामी कंपनीज इन्वेस्ट करें उन्हें नहीं लगता था कि इन्वायरमेंट सेफ़ है, और तीसरा इशू ये कि आपके एनर्जी सेक्टर के अंदर ये जो सर्कुलर डेट और अनवायबिलिटी का जो इशू है उसकी वजह से डोमेस्टिक लेवल पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही थी। तो अब इन तीन चीज़ों में आहिस्ता आहिस्ता जो बेहतरी आ रही है उससे पोटेंशियल तो एक्सप्लोर किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बलूचिस्तान में बैरिक गोल्ड रिकोडिक के अंदर प्रोग्रेस कर रही है, आईएफसी भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये एक सिग्नल है कि पाकिस्तान इशूज़ रिजॉल्व कर सकता है और बैनुल-अक़वामी कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके काम आगे बढ़ा सकती हैं। अब पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि क्या वो अगले रिफॉर्म्स हैं जो मईशत को जिनकी ज़रूरत है, जिसकी वजह से ये इन्वेस्टमेंट जो है वायबल की जाए। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने में इन्वेस्टमेंट की और 7वें महीने में तेल या गैस निकल आया। ये सालों साल का काम होता है, और क्योंकि अंडर इन्वेस्टमेंट हुई है सालों साल से, तो अब उसे अंडर इन्वेस्टमेंट को सॉल्व करने के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिएगा, लेकिन पॉलिसी सर्टेनिटी आपको देनी पड़ेगी उसके लिए। तो अगेन मुस्बत जो है सिचुएशन है, लेकिन कैपिटलाइज करने के लिए अब पाकिस्तान और पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स के लिए ज़रूरी है कि वो आगे रिफॉर्म्स किस तरह लेके जाते हैं यहाँ से।